हो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास का एक चैप्टर द्विघात समीकरण। इसको अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। तो ऐसे विद्यार्थी जो 2022 में मैट्रिकुलेशन का एग्जाम देना है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर होने वाला है। फुल कॉन्सेप्ट वन वीडियो फुल कॉन्सेप्ट, एक चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है 10th क्लास में। इसका आगे भी यूज है, 10th में तो इसका यूज है ही है। आप आगे 11-12 क्लास में भी मैथमेटिक्स की पढ़ाई करेंगे तो द्विघात समीकरण आपको पढ़ना पड़ता है, उसका यूज है, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके अभी कुछ टॉपिक्स देखेंगे। तो आइए, द्विघात समीकरण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है द्विघात समीकरण, इसका मतलब हो गया कि वह समीकरण जिसमें चर x हो, y हो, z हो, जो भी हो, उसका पावर दूर रहने वाला है। लिखता है द्विघात, इसको वर्ग समीकरण भी बोला जाता है। द्विघात समीकरण का एक नाम वर्ग समीकरण भी होता है। तो द्विघात या वर्ग समीकरण परिभाषा है कि जिस समीकरण में चर का मतलब जिसका मान हम नहीं जानते हैं, अज्ञात राशि को चर कहते हैं। जैसे x होता है किसी में y होता है, किसी में z होता है, दूसरा लेटर भी हो सकता है, डॉट डॉट कर दिया गया है। तो जिस समीकरण में चर x y z का घात को अंग्रेजी में डिग्री बोलते हैं, डिग्री 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे x² प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0, x² प्लस 9x प्लस 20 बराबर 0, यह मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक द्विघात समीकरण होता है। इसको वर्ग समीकरण भी आप बोल सकते हैं, अंग्रेजी होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, तो ये तो आप लोग समझ गए द्विघात समीकरण। अब है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यह आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हुआ, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, यहाँ थोड़ा सा विद्यार्थी को अच्छा से समझना है। यहाँ कंडीशन है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यह द्विघात समीकरण होगा तभी होगा जब a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए। 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, -4 हो जाए, कोई भी संख्या ले लो, a के जगह कोई भी रियल नंबर ले लो, कोई भी वास्तविक संख्या ले लो, वह द्विघात समीकरण होगा। लेकिन आपको क्या नहीं लेना है, सावधान हो जाइए, आपको नहीं लेना है a का वैल्यू 0। अब एक सवाल उठता है कि हम क्यों नहीं लेंगे a का मान 0। आ जाइए यहाँ पर, अगर a का मान हम 0 लेते हैं तो 0 में x² से गुना होगा तो रिजल्ट हो जाएगा 0। अब x का पावर 2 तो खत्म हो गया, अब तो यह रैखिक समीकरण बन गया। तो हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण। इसमें b का मान 0 हो सकता है, चलेगा, c का मान 0 होगा, वो भी चलेगा भैया जी। लेकिन द्विघात समीकरण में किसका मान 0 नहीं होगा, a का मान 0 नहीं होगा। तो दिमाग में रखिएगा, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, b का मान 0 हो सकता है, c का मान 0 हो सकता है, किसका मान 0 नहीं होगा, a का मान 0 नहीं होगा। a का मान 0 होगा, सारा काम बर्बाद हो जाएगा, समझ गए ना। तो a का मान 0 नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, द्विघात समीकरण के हलों या मूलों की संख्या। तो जब हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, मतलब x चर हो तो x का मान निकालेंगे, y चर हो तो y का मान निकालेंगे, z चर हो तो z का मान निकालेंगे। चर भैया जो भी हो, मान तो उसका निकालना ही है। तो मान जब निकालेंगे ना तो द्विघात समीकरण के हलों की संख्या भैया आएगा 2, यानी 2 से ज्यादा इसका हल नहीं हो सकता है।
नेक्स्ट है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का विवेचक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। विवेचक पर प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का आ ही जाता है। तो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विवेचक को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, यानी कि मैथ में हम डी लिख देंगे द्विघात समीकरण चैप्टर में। तो आपको इसका मतलब समझना है कि डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विवेचक। तो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का जो विवेचक रहने वाला है वो विवेचक है b स्क्वायर माइनस 4ac। हम लोग इसमें b का मान, a का मान, c का मान क्वेश्चन से पुट करके इस प्रोसेस को सॉल्व कर देंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व कर देंगे तो हमें डिस्क्रिमिनेंट मिल जाएगा, हमें विवेचक मिल जाएगा। कुछ टीचर महोदय विविक्तकर भी बोलते हैं, तो कोई बुरा नहीं मानिएगा स्टूडेंट्स। द्विघात समीकरण के विवेचक को विविक्तकर भी कहा जाता है और अंग्रेजी डिस्क्रिमिनेंट होता है, और इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। तो द्विघात समीकरण को अब सवाल उत्पन्न होता है कि हाउ टू सोल्व, इसको कैसे हल करें, कैसे x का मान निकाले, कैसे y का मान निकाले, अज्ञात राशि का वैल्यू हम ज्ञात कैसे करें। हल करने का मतलब होता है, किसी भी समीकरण को हल करने का मतलब होता है अज्ञात राशि का मान निकालना। अब उस अज्ञात राशि का मान हम कैसे निकालेंगे, तो आइए 3 तरीका आपको पढ़ना है। अभी तो हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, अगला वीडियो लेकर आएंगे उसमें आपको तीनों विधि का हम धीरे धीरे चर्चा कर देंगे। तो आप लोग जान लीजिए कि कोई भी सर, कोई भी स्टूडेंट द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो 3 ही मेथड है मैथमेटिक्स में जिसका कि वो इस्तेमाल करेंगे। या तो गुणनखंड विधि से हल करेंगे, ठीक ना, गुणनखंड विधि से हल करेंगे, न तो द्विघात सूत्र विधि से हल करेंगे, और न तो तीसरा होता है वर्ग पूरा करने की विधि। ये 3 तरीका आता है किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने का। तो हम बारी बारी से तीनों टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि कैसे द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करते हैं, कैसे द्विघात सूत्र से हल करते हैं, कैसे वर्ग पूरा करने की विधि से हल करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना जानिए कि द्विघात समीकरण को हल करने के कितने तरीके, 3 तरीके। अब है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति मतलब मूल कैसा होगा, प्रकृति का मतलब नेचर ऑफ रूट्स, अंग्रेजी में बोलते हैं मूलों की प्रकृति को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो इसका नेचर कैसा होगा, उसका बिहेव कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, तो इसके लिए भी आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। यदि d का मान 0 से बड़ा आता है, d इज ग्रेटर देन 0, d का वैल्यू आपने निकाला, d निकालने के लिए सूत्र बता दिया गया है b स्क्वायर माइनस 4ac। आपने किसी द्विघात समीकरण का d निकाला और निकालने के बाद आपको मान लीजिए 10 आ गया प्लस में, 20 आ गया प्लस में, 50 आ गया प्लस में, 75 आ गया प्लस में, कोई भी संख्या प्लस में आ गया तो d का मान हो गया 0 से बड़ा। 0 से बड़ा कहने का अर्थ ही होता है कि कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर आपको आया है। तो यदि d का मान आप निकालेंगे 0 से बड़ा आ जाएगा तो आप निफिक्र होकर बोल दीजिएगा कि दोनों मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। दोनों मूल कैसे होंगे, वास्तविक यानी कोई रियल नंबर होगा, असमान का मतलब एक जैसा नहीं होगा। असमान का मतलब क्या, एक जैसा नहीं होगा। कोई 4 आ रहा है तो कोई 5 आ रहा है, कोई 2 आ रहा है तो कोई -3 आ रहा है, कोई 1/2 आ रहा है, कोई 0 आ रहा है। मतलब 2 आंसर आएंगे और दोनों डिफरेंट होंगे। किस स्थिति में, जब d का मान 0 से बड़ा होगा। जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होंगे, कोई रियल नंबर, असमान होंगे। असमान का मतलब एक जैसा नहीं होंगे। नेक्स्ट है, यदि d का मान 0 के बराबर आया, आपने d निकालने के लिए सूत्र लगाया b स्क्वायर माइनस 4ac और क्या हुआ, d आ गया 0। तो d अगर 0 आ गया
डी का वैल्यू अगर 0 आ गया, यानी किसी द्विघात समीकरण में विवेचक अगर 0 के बराबर आ गया, तब दोनों मूल वास्तविक तो होंगे, रियल नंबर तो होंगे, लेकिन समान होंगे, यानी दोनों आंसर आपका सेम रहने वाला है। क्या कहने का मतलब है मेरा कहने का मतलब है कि अगर पहला आंसर 10 है तो दूसरा आंसर 10, पहला आंसर 20 है तो दूसरा आंसर 20, पहला आंसर -5 है तो दूसरा आंसर भी -5 होगा। तीसरा, यदि डी का मान 0 से छोटा होगा तब मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी कि ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वी कैन नॉट सॉल्व, हम लोग हल ही नहीं कर सकते। इसके बारे में आपको आगे पढ़ाया जाएगा 11th क्लास में, एक चैप्टर मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तब तक दिल्ली दूर है, अभी इंतजार कीजिए, अभी 10th में पढ़ते हैं, 10th के टॉपिक को अच्छा से समझिए। यदि डी का मान 0 से छोटा होगा तो इसका इलाज है कहाँ, 11th क्लास के कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में। तो आप लोग जब 11th में मैथ पढ़ेंगे तो आप याद करेंगे कि श्रीकांत सर का वो वीडियो हमको मिल चुका था 10th में ही, कि डी का मान जब 0 से छोटा होता है तो 10th क्लास में तो हम इतना लिख देंगे कि इसका मूल वास्तविक नहीं होगा, इसका हल कोई नहीं कर सकता है। 10th क्लास तक इसके सॉल्यूशन का कोई डिस्कशन नहीं है। तो सीधा बोल देंगे यदि डी का मान -4 आ जाता है, डी का मान -5 आ जाता है, डी का मान -6 आ जाता है, कोई भी माइनस लगा हुआ संख्या अगर आ जाता है, डी का मान निगेटिव आ जाता है, तो हम बोलेंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे, मतलब उस द्विघात समीकरण को कोई सोल्व नहीं कर सकता है। ये 10th क्लास तक का हम बात बता रहे हैं। अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, जिस पर हर साल मतलब कि बिहार बोर्ड एक क्वेश्चन दे ही देता है। तो लीजिए 2x² + 3x + 4 = 0 का विवेचक निकालना है। 2x² + 3x + 4 = 0 का विवेचक निकालना है। तो विवेचक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, विवेचक के लिए फॉर्मूला होता है b² - 4ac, b² - 4ac, b² - 4ac, याद रखिएगा एकदम से। तो b² - 4ac, तो b कहाँ रहता है, x के पीछे, तो x के पीछे कौन है, 3, तो b का वैल्यू 3 का स्क्वायर कर लीजिए। उसके बाद फॉर्मूला में 4 होता है तो लिख डालिए। a कहाँ होता है, x² के पीछे, तो x² के पीछे आपका 2 है, तो a का वैल्यू 2, और c कहाँ रहता है, तो लास्ट में अचर पद, तो c है 4, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 गुना 2 8, 8 चौक 32, और 9 में से 32 घटेगा, यानी कि एक छोटा संख्या में एक बड़ा संख्या घटेगा। तो जानते हैं ना, है कि नहीं जानते हैं? जब छोटा संख्या में बड़ा संख्या घटता है तो रिजल्ट होता है माइनस में। तो माइनस में आ गया 23, है ना, -23 आ गया। अब माइनस लगा हुआ हर संख्या 0 से छोटा होता है, तो -23 0 से क्या है, छोटा है, तो 0 से छोटा है, तो हम बोल देंगे कि भैया इसका मूल वास्तविक नहीं होंगे। फिलहाल तो हमको विवेचक निकालना था, तो विवेचक तो -23 ही हुआ, लेकिन एक बात और सीख लीजिए कि ऐसा द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन 10th क्लास में सीखना नहीं है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम इतना ठंडा में आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आप भी ठंडा में पढ़ाई कीजिए। मौसम आते जाते रहेंगे, लेकिन एक बार स्टूडेंट्स ना, जो समय आपका बीत जाएगा दोबारा कभी भी हैंडल नहीं होगा। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, और पढ़ाई नहीं, आप अपना ज़िंदगी समझें और अच्छे से पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुणनखंड विधि, द्विघात सूत्र और वर्ग पूरा करने की विधि, हम तीनों विधि का डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।